सो लास्ट क्लास में हमारा स्लाइड स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ यूएक्स। हमने डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट एक्चुअली ही इज। सो बेसिकली ये थे एप्पल के अंदर कॉग्निटिव इंजीनियर जिन्होंने यूएक्स टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। सो किसी को आइडिया है कि आईफोन कब आया मार्केट में? नहीं आइडिया? ठीक है। सो देखिए 2008 में आईफोन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। बिफोर दैट मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले फ़ोन्स थे वो ब्रांड हुआ करते, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में आज भी हुआई का फ़ोन सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इंडिया में जो मार्केट एक्वायर किया था वो था नोकिया कंपनी और मोटरोला, जिन्होंने मोबाइल को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, मोबिलिटी जो लेके आए, जो वॉकी टॉकी जितने भी जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो सब आपका मोटरोला कंपनी बनाती थी। ठीक है। तो बेसिकली मोबाइल का इजाद मोटरोला ने किया। पैनासोनिक इस तरह की सो मेनी कंपनीज थी। बट जब एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस हुआ था तो इंडिया में सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया इसके ऊपर और धीरे धीरे रिप्लेस करता चला गया बाकी के नोकिया के फ़ोन्स को। नोकिया बेसिकली आउट होने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस नहीं किए। उनको लगता था कि सिमियन जो वो लोग दे रहे हैं इंडियन मार्केट में वो दी बेस्ट है। उनके एंड से था, उन्होंने यही बात एक किया कि उन्होंने एंड यूज़र के लिए कभी सर्वे ही नहीं किया कि भाई एंड यूज़र को क्या चाहिए। एक होता है किसी के ऊपर चीज़ें थोप देना, तो नोकिया का वो चल रहा था। इसी वजह से नोकिया के फ़ोन्स क्या होते थे ना, काफ़ी क्विक भी थे और उनका लाइफ भी बहुत अच्छा था, मतलब परफॉर्मेंस देखा जाए बैटरी का। सो देखा जाए तो पहले के टाइम में फ़ोन्स में बैटरी बड़ी छोटी हुआ करती थी और आज के टाइम में देखा जाए बैटरी बहुत लार्ज होती जा रही है, 5000 mAh, 6000 mAh, 66,000 mAh। बट पहले के टाइम में तो इतना पावरफुल नहीं था। तो पहले में हमने इतना चेंज किया कि हमें डेली फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि पहले के टाइम में सेलफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग था। आज की डेट में हम लोग फ़ोन के अंदर 24/7 क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, आपके बैटरी को कंज्यूम करता है इंटरनेट, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन आउट होती है। सो लोगों को ये लगता है भाई नोकिया जैसी बैटरी कोई नहीं बना सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नोकिया के टाइम में उस टाइम पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था भी तो जीपीआरएस बेस्ड हुआ करता था। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हम लोग कर पाते थे, बहुत हैवी टास्किंग हम लोग नहीं कर पाते थे उस टाइम में। ठीक है। सो बात करते हैं डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन की। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूएक्स। अब मैंने नोकिया का एग्जांपल क्यों दिया आपको, क्योंकि नोकिया ने यूएक्स पर काम बहुत कम किया। वो नए नए मॉडल हर साल लेके आते थे, 2-3 मॉडल लॉन्च करते थे और अपना यूज़ कर रहे थे चीज़ों को। तो जैसे कि आज की डेट में डेडिकेटेड आउटलेट बहुत कम दिखते हैं आपको। जैसे एक टाइम हुआ करता था स्पाइस हॉटस्पॉट, इसके डेडिकेटेड आपको मिलते थे शॉप्स, जहाँ से जाकर हम लोग मल्टी ब्रांड फ़ोन्स खरीद के लेकर आया करते थे। एक ही रूफ के अंडर में आपको मल्टीपल ब्रांड मिल जाते थे। उससे पहले नोकिया का अपना डेडिकेटेड प्योरिटी सेंटर आया करता था कि जहाँ पर आप जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए नोकिया के फ़ोन्स को, जो फ़ोन आपको पसंद है फिर आप वहाँ से खरीद के ले आइए। एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस था। जैसे कि आज की डेट में आप लोग देखते हो कि आईफोन एप्पल ने अपना साकेत में अपना स्टार्ट किया हुआ है। एक मिनट दीजिएगा। तो यूएक्स रिसर्च ना करने के कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने क्या झेले कि भाई सीधी सी बात है, आज आप एक चीज़ है जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर आप टीवी देखते हो, ठीक है, तो टीवी में क्या होता है, मान लो लेट्स से आप कलर्स टीवी का चैनल एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या है लिमिटेशन कि जो उस टाइम पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वही एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप कलर्स में पीछे का आगे का एपिसोड देख लेंगे, कोई नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। तो ऐसा ही प्रॉब्लम कुछ था नोकिया के फ़ोन्स में कि जो लोडेड हमें आ रही हैं चीज़ें पीछे से, वही हम लोग चला सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा बेसिक सा गेम होता था स्नेक गेम, बाद में उन्होंने जाकर 2-3 गेम और डाल दिए, उससे ऊपर कुछ नहीं होता था उसके अंदर। ठीक है। तो जब एंड्रॉयड वजूद में आया तो एंड्रॉयड में क्या था, यूज़र को मिली फ्रीडम कि भाई आप अपनी चॉइस के एप्लीकेशंस डाल सकते हो। ठीक है। और एंड यूज़र को क्या चाहिए, ऑप्शंस। अब आज की डेट में हम लोग घर में टीवी कितना देखते हैं, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट जो कभी पहले टीवी तक लिमिटेड था, आज वो हमारे सेल फोन तक आ चुका है। किस फॉर्म में अवेलेबल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स,
अमेजोन प्राइम, सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आज की डेट में हमारे पास एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर अगर ये नहीं देख रहे तो फिर आप सोशल मीडिया पर बिजी हो, है ना। ये ले दे के आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। तो टेलीविज़न में और स्मार्ट टीवी में क्या डिफरेंस आता है, जैसे कि ये हमारे पीछे स्मार्ट टीवी है, यानी कि हम लोग इसमें ऑन एयर जो चैनल्स है वो भी देख सकते हैं, प्लस हमें अगर अपना खुद का कोई प्रोग्राम देखना हो कि भाई अगर आपके पास 24 घंटे में से दिन में अगर 3 घंटे बचते तो आप चाहोगे मैं अपने पसंद का कुछ देखूं, ना कि वो चीज़ जो मुझे दिखाया जा रहा है ना। तो यानी कि आपको अपने 3 घंटे की वैल्यू भी समझ में आएगी, भाई मेरे को मेरी पसंद की चीज़ मिल गई। यही है यूएक्स, कि आप आज जो चीज़ें चला रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि लेगेसी मेंटेन रहेगा, हमेशा वही पसंद किया जाएगा। वक्त के साथ चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एप्पल जब इस चीज़ को लेके आए तो उन्होंने अपनी डिवाइस को बनाया बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक, ठीक है, यानी कि बटन्स ना के बराबर। अब जाके उन्होंने आईफोन 16 में साइलेंट करने का फिजिकल बटन हटाया है। अगर आप 15 तक जाओगे तो साइलेंट करने का जो बटन होता है ना, वो उनके लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे टॉप में एक छोटा सा बटन होता था, दिखा देता। तो अगर लोग इमेज फॉर्म में इसको देखें तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। तो अगर आपको साइलेंट करना है तो उसको नीचे कर दीजिए, अगर आपको रिंग मोड में रखना है तो उसको ऊपर कर दीजिए। इंटरफेस में कहीं भी इन्होंने ऐसा कोई कंट्रोल नहीं दिया कि आप यहाँ टच कर दीजिए फ़ोन आपका साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट करना है तो एक फिजिकल यानी कि मैकेनिकल इन्होंने एक बटन दिया। टच बेस पूरे इंटरफेस में अगर आप ढूंढोगे, अगर कोई एंड्रॉइड वाला आईओएस में चला जाए उसको ये ना बताओ कि यहाँ से साइलेंट होता है, बेचारा परेशान हो जाएगी साइलेंट कैसे करूँ फ़ोन को एप्पल के अंदर। अब जाके उन्होंने बदला, कितने लंबे टाइम के बाद, मतलब कि 16वें वर्जन में जाके इन्होंने कहा कि चलो बदल देते हैं। और इसी में नया अपडेट आया कि भाई इन्होंने अब टाइप सी पोर्ट देना स्टार्ट किया, नहीं तब तक इनका यूनिक पोर्ट आता था। अब हुआ क्या, ये भी अपना देखो, ज़रूरी नहीं कि जिसने जिस चीज़ को शुरू किया वो उस चीज़ में हमेशा लीड करेगा, ठीक है। तो ये आप अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरह से देख सकते हैं चीज़ें। सो यूएक्स को देखा जाए तो टेक्निकली इंट्रोड्यूस किसने किया, एप्पल, है ना। बट हुआ क्या कि एप्पल से भी बहुत सारी अपनी यूएक्स एक्सपीरियंसेस में गलतियाँ हुई हैं। कहावत है घोड़े का घुड़सवार गिरता है, सवारी करोगे तो गिरोगे ज़रूर कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा बिल्कुल परफेक्ट चलोगे। या अगर आप बाइक रेस कर रहे हो बहुत अच्छे से, आप लीन कर सकते हो बाइक को टर्न के ऊपर, तो कभी ना कभी तो गिर भी सकते हो फिसल के, है ना। तो पॉसिबल है। तो एप्पल से भी गलतियाँ हुई हैं। सो एप्पल से गलती क्या हुई, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो एप्पल कहते थे भाई हम अपना चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल यूनिक रखेंगे। अच्छी बात है, फेयर इनफ, रखो। अब आगे जाके क्या कहते हैं कि अब हम तुम्हें चार्जर ही नहीं देंगे, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि एप्पल का ईयर बाई ईयर अगर हम लोग देखें ग्रोथ, सो सेलफोन उसके बहुत ज़्यादा बिके, है ना। स्टार्टिंग में तो सिर्फ बाहर ही चलता था, इंडियन मार्केट के हिसाब से देखा तो बड़ा एक्सपेंसिव था। तो जब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हुए तब तक आईफोन हर बंदे की पहुंच से बाहर था, ओनली बिजनेसमैन इसको यूज़ कर पाते थे। या फिर देखा जाए तो फिल्म स्टार्स, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर प्रिवेसी बहुत अच्छे से रहती है आपकी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एंड्रॉयड चलाएं आपकी सारी चीज़ें पब्लिक है हर वक्त, ठीक है। आईफोन के अंदर ये आपको बेनिफिट आता है सबसे बड़ा। बट अब यहाँ पर क्या था कि भाई जब ये लोगों की रीच में नहीं था तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही होती जो इस तरह के ऑफर्स लेके आती ताकि एक आम आदमी उसको डिज़ायर को अपनी फुलफिल कर पाए। तो जैसे एक और दूसरा एग्जांपल, 2008 तक रोड का ट्रैफिक देखो और आज 2024 में क्या, पहले 2008 के हिसाब से देखा जाए मेट्रो का नेटवर्क इतना था जितना बड़ा आज हो चुका है, लेकिन मेट्रो में जाओ वहाँ भी जगह नहीं है, रोड पे आओ तो वहाँ भी जगह नहीं है। चलो मान लेते हैं पॉपुलेशन हर दिन 30-40 हज़ार लोग पैदा हो जाते हैं, एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, ठीक है। बट आप ये देखो ना रोड पर डेली व्हीकल्स भी तो कितने परचेज हो रहे हैं। अगर हर साल का हर मंथ का अगर रिपोर्ट उठा के देखा जाए तो हर एक ब्रांड कम से कम अगर देखा जाए तो 5,000 गाड़ियाँ बेच रहा है। अब जैसे अगर मारुति की देखा जाए तो मारुति लाखों से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच देता है हर महीने। मतलब अगर मैं उसके एक सेगमेंट की बात करूँ लाइक वैगन आर या डिज़ायर, तो 18-19 हज़ार गाड़ियाँ बेच देता है एक महीने में मारुति ब्रांड, ठीक है। लेकिन रोड पे ना तो ट्रैफिक कम हो रहा है और ना ही आपका मेट्रो के अंदर ट्रैफिक कम हो रहा है, तो हो क्या रहा है। यानी कि ये सारा कुछ जो चल रहा है ना गेम, ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का।
ठीक है। तो एंड यूज़र अगर पॉकेट वाइज अगर स्ट्रांग नहीं है इनफ, तो आपको मार्केट में दे दिए जाते हैं ऑप्शंस आपकी पॉकेट से आगे जाके खर्चा करने के। जैसे कि आप विशाल मेगा मार्ट चले जाओ, ठीक है, आप विजय सेल्स चले जाओ, लार्ज अप्लाइंसेस, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट जहाँ पहले सिर्फ वो अपैरल्स तक लिमिटेड था, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स भी वो अपने खुद के मैन्युफैक्चर करा रहे हैं मार्केट में, है ना। तो फाइनेंस की स्कीम आज की डेट में हर जगह अवेलेबल है ना। जब आप विजय सेल्स पहुंचते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बजाज फाइनेंस का एक डेडिकेटेड काउंटर होता है, वहाँ जाइए, 1 रुपये दीजिए और अपना प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए वो खरीद के ले आइए। वो लोग क्या चेक करते हैं और 1 रुपये में सामान आपको क्यों दे रहे हैं, वो ये चेक करते हैं क्या आप उसका रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपकी एक मंथली सैलरी आ रही है और आपको उनको दिखता है 6 महीने से बंदा रेगुलर जॉब कर रहा है, वो दे देंगे आपको, ठीक है। अब आपने ले लिया, अब आप उसका क्या करें, इंस्टॉलमेंट पे करें। देखो कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में अपनी चीज़ें बनाते हैं और कुछ लोग इंस्टॉलमेंट के ट्रैप में फंस के अपना बहुत नुकसान भी कर लेते हैं अननेसेसरी। यानी कि जो ये वो पार्ट है जहाँ पर आप अपनी नीड से बियॉन्ड जाके चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके आ जाते हो, है ना। तो एप्पल का जो मैं आपको बताया है कि इनका क्या सिस्टम था, इन्होंने लोगों को खरीदने के लिए क्या करा, बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप करा और इन्होंने लोगों को सेल करा दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड ये सारा चल रहा है, हर जगह पर इनका चार्जिंग सिस्टम एक ही था। इनका अपना डेडिकेटेड सिस्टम आता है कि भाई आपकी जो चार्जिंग केबल है वो बिल्कुल यूनिक है, ना तो किसी फ़ोन में लगेगी ना कुछ होगा। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड चार्जर भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो चार्जर की वोल्टेज सप्लाई है वो किसी एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में मैच नहीं करती है। चार्जिंग शो ज़रूर कर देगा बट चार्ज नहीं होगा, होगा भी तो इतना स्लो चार्ज होगा कि आप पूरा दिन लगा के रखो तो जाके कहीं होगा। उसमें भी कंडीशन है कि अगर उससे लॉन्ग टर्म में करोगे तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने आपको इस तरह से बाउंड कर दिया कि आप ना चाहते हुए मेरी ही चीज़ें खरीदोगे तभी आपका डिवाइस वर्क करेगा। अब हुआ ये कि ब्राज़ील में इनके ऊपर हो गया केस इस चीज़ के ऊपर कि भाई तुम हमें अपने चार्जर को कैसे थोप सकते हो। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से 2000 सॉरी आईफोन 15 के बाद 16 जो है वो टाइप सी में आया, क्योंकि ये केस हार गए। और इसके बाद जब ये हारे तो इन्हें भाई साहब ग्लोबली ये चेंजेस लेके आना पड़ा। और अब इंडियन गवर्नमेंट भी इसी के ऊपर काम कर रही है कि भाई आज अब आने वाले 1 से 2 साल में आप देखेंगे शायद, जैसे आप होते हैं ना आपके पास लैपटॉप है आपके पास लैपटॉप है, दोनों के चार्जर के पिन के साइज़ अलग होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पर लेके आ रही है कि भाई लेनोवो हो एप्पल हो जो मर्जी हो, सबकी चार्जिंग पिन एक ही साइज़ की होगी स्टैंडर्ड। ये ड्रामा नहीं चलेगा कि कोई बना रहा है 100 वाट का कोई बना रहा है 120 वाट का, एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए। अब जैसे ईवी का अगर देखा जाए, ईवी इकोसिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है, अब सोचो कि अगर हर ब्रांड अपना चार्जिंग सॉकेट यूनिक बनाने लग जाए फिर तो बेचारा वो कहीं पर अगर चार्जिंग पॉइंट पे वो चार्ज ही नहीं कर पाएगा। तो ये ईवी से आइडिया डेवलप हुआ कि भाई जब वहाँ पर हम लोग कॉमन चीज़ों पर काम करें तो क्यों ना गैजेट्स में भी ये चीज़ लाई जाए, इससे कॉस्ट कम होगी। अब ये सोचिए कि एप्पल की लोकल केबल भी आती है मार्केट के अंदर, आप खरीद लेते हो जाके। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका, जो ओईएम वेंडर्स होते हैं, उनसे एप्पल कई लाख रुपए चार्ज करता है अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने का। ये था गेम सारा कि भाई अगर बंदा मेरा 2000 का चार्जर नहीं खरीद रहा है तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी किसी बंदे को दे देता हूँ, तो उसका पैसा मिल रहा है उन्हें। तो वो एक एक चीज़ से पैसा कमाते हैं। लेकिन अब उनका ये गेम धीरे धीरे ओवर होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी इनकी गलतियाँ, जिनको उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक एनकैश किया, लेकिन फाइनली किसी को आया भाई कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो उसने डाल दी पिटीशन ब्राज़ील में। वो भाई साहब एप्पल जैसी कंपनी हार गई केस। तो वहाँ पर पैसा काम नहीं आता, क्योंकि छोटी जो आपके जो कंज्यूमर फोरम जो होते हैं वहाँ पर कंज्यूमर ही जीतता है, ब्रांड नहीं जीत सकता कभी भी, चाहे आप कितनी बड़ी आसामी क्यों ना हो, उल्टा आपको पैसा देना पड़ जाता है। तो ये था सिस्टम। इन्होंने कहा कि अब हमारे बात हर जगह ख़राब ना हो जाए, तो उन्होंने उसको बड़े आराम से बैलेंस किया। अब आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, आधे से ज़्यादा को नहीं पता होगा कि टाइप सी आया क्यों मार्केट के अंदर, वो इसलिए आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल बटन हुआ करता था अभी तक आईफोन के अंदर, जो कि अब जाके इन्होंने इसको हटा दिया 16 के अंदर। तो ये यूएक्स में इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया। नहीं तो उससे पहले 15 तक बंदे को अंदर ही जाके, सॉरी बाहर जाके यहाँ से चेंज करना पड़ता था, ठीक है। अब यूएक्स का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ क्यों, इसको ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है।
देखो, सीधी सी चीज़ है कि अगर आप पुराने दौर की बात करोगे तो रेडियो हुआ करता था, है ना? तो रेडियो का हमें पता है साइज़ कितना बल्कि हुआ करता था, अच्छा खासा। एक मान के चलो कि आपका A5 साइज़ का हुआ करता था, पेपर के साइज़ में अगर हम लोग बात करें। ठीक है, जितना बड़ा नंबर होता है उतना पेज छोटा होता जाता है, जितना छोटा हमारा नंबर होगा, जैसे 1 तो सबसे बड़ा पेज होता है, तो मान के चलो कि एटलीस्ट ये डायमेंशन हुआ करता था रेडियो का। तो घर के लिए तो ठीक है, बट अगर हमें कहीं मूव करना हो एक पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो आप ट्रांसपोर्टेशन में उसको कैरी नहीं कर सकते एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले जो रेडियो हुआ करते थे वो टेबल पर रख के चलाए जाते थे, बड़े वाले हुआ करते थे, जिसमें आप ट्यूनिंग करके उन्हें चलाया करते थे। जैसे अगर हम लोग देखें ना रेडियो, एवोल्यूशन टाइमलाइन इमेजेस के फॉर्म में अगर लोग जाके देखें तो रेडियो ये बहुत छोटा है, हमें यहाँ देखना पड़ेगा। इसमें पहले रेडियो कुछ इस तरह के हुआ करते थे, ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा साइज होता था, ये देखिए, ठीक है, तो ये देख रहे हैं 2016-17 इस तरह से एक इवोक सीरीज चली थी जिसके अंदर ये इस तरह के ट्रांजिस्टर्स वगैरह आया करते थे। और थोड़ा डिफरेंट पे आ जाते हैं, हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखो, काफ़ी बल्कि साइज है ना रेडियो का। तो इस तरह के रेडियो हुआ करते थे, जितना लार्ज बॉक्स उतना बड़ा स्पीकर उसके अंदर होता था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एंजॉय कर पाते थे, है ना? सो हिंदुस्तान में 2005 तक ऐसा वक्त था कि जब सबके घरों में टीवी नहीं हुआ करता था, 2005 तक में। उससे पहले की बात की जाए तो हो सकता था गांव में ही एक टीवी होता हो, तो लोग पूरा इकट्ठा होकर एक घर जाया करते थे देखने के लिए, और ओपन में टीवी लगाए जाते थे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पूरा पूरा मैच जो होता करता था ना पहले, तो वो रेडियो पर ही पूरा पूरा, मतलब हमारे चलो 30-40 लोग ग्रुप में एक साथ मैच सुना करते थे, ऐसा एक्सपीरियंस लिया करते थे लोग। तो धीरे धीरे आपको पता होगा कि रेडियो जो है वो एफएम के फॉर्म में आपके फ़ोन तक पहुंच गया, है ना? और फिर बाद में वहाँ से भी ख़त्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। ऐसे ही हुआ ना, कि यानी कि रेडियो का इतना बड़ा साइज से लेके बड़े कॉम्पैक्ट साइज तक बना, और उसके बाद में फ़ोन के अंदर भी आने के बाद में आगे जाके डिसकंटिन्यू क्यों? क्योंकि मार्केट में आ गया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जिसको हम लोग आज की डेट में इंटरनेट रेडियो कहते हैं, यानी कि जियो सावन, विंक म्यूज़िक, है ना, स्पॉटिफाई, ये सब क्या है, वही चीज़ है। यानी कि एफएम पे हमें बड़ा पसंद आता था, रेडियो पर क्या होता था, बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से चलता था, उनकी बड़ी अजीब सी आवाज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आता था, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज पर आप आकाशवाणी का ये केंद्र सुन रहे हैं। प्रॉपर लाइनें हुआ करती थी। फिर उसके बाद एफएम आया, उस पर एकदम तड़कते भड़कते गाने, नए गाने मिला करते थे लोग, है ना? लेकिन एफएम भी लोगों ने डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया क्योंकि भाई जब मैं अपनी पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ, मुझे मिल रहा है, तो मैं एफएम क्यों सुनूँ, है ना? और उसमें भी आ गया सब्सक्रिप्शन की, भी तुम्हें ऐड भी अगर नहीं चाहिए तो थोड़े से पैसे डालो, 30-40 रुपये महीने के, आपको ऐड भी नहीं आएगा। एफएम में क्या था, 2 गाने सुनाता, 10 मिनट बकवास चलती थी। ठीक है, तो पहले लोगों के लिए एंटरटेनिंग होता था, लेकिन बाद में भाई किसी पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, मैं अपनी मतलब की सुनना चाहता हूँ। इस वजह से एफएम आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम लोग नहीं एंजॉय करते, यूथ तो नहीं है एफएम के ऊपर अब। पुराने लोग हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, बट अब नहीं है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज होती जा रही हैं, और यही है यूएक्स के अंदर चेंजेस। एंड यूज़र का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही आपको एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है, आप पहले को छोड़ के नई पर आ जाते हो, है ना? तो एप्पल ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि भाई रेडियो जो होता था बहुत बल्कि हुआ करता था, और बहुत कॉम्पैक्ट होने के बाद भी एटलीस्ट इतना मोटा और इतना बड़ा होता था। ठीक है, जहाँ पहले इतना था वो इतना हो गया, लेकिन फिर भी ये नहीं कि आप अपने पॉकेट में डाल के घूम पाओ उसको। तो ईजाद हुआ आईपॉड। ठीक है, चलो आईपॉड की भी नज़र डालते हैं। ये देखिए, 2005 में फर्स्ट टाइम ये आपके सामने अवेलेबल हुआ आईपॉड, और 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक जाके ये बंद हो गया।
क्योंकि 2008 में एप्पल ने अपना आईफोन इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो एक ज़रा अगर नज़र यहाँ डालेंगे आप तो दिखाई दे रहा है इसकी जर्नी पूरी। तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया। तो इसके फाउंडर कौन थे, कोई कौन बताएगा एप्पल के? हाँ, अच्छा ऐसा क्या? चलो बताओ भी साक्षी। स्टीव जॉब तो नहीं था? स्टीव जॉब्स? नॉट श्योर? चलो गूगल करके देखो क्या मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान के बच्चा हूँ, कौन सा मैं गूगल का बच्चा हूँ। लेकिन मेन जो फ्रंट में रहे हमेशा स्टीव जॉब्स रहे। ठीक है, तो ये थे फाउंडर ऑफ एप्पल, और इन्होंने, वो उनके यहाँ पर इंजीनियर थे। ठीक है, एप्पल की रिसर्च टीम के अंदर। तो स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को एक टास्क दिया इंजीनियर्स को कि भाई आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिससे लोग उसके एडिक्टेड हो जाए और हमेशा उसको कैरी करें अपने साथ में। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि हम स्टूडेंट्स को जब ग्राफिक का टास्क दिया जाता है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं, भागे भागे गूगल, और वहाँ पर देखते हैं 10 डिज़ाइन और उसमें से मिलता जुलता अपना एक डिज़ाइन बना लेते हैं। तो वहाँ भी वही सेम फंडा था, उन्होंने भी देखी रेडियो और अपना आईपोड जो है बना दिया, वो भी काफ़ी बल्कि सा। वो कहते भाई इसको लोग लेके कैसे घूमेंगे, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही रही ना, बना तो दिया प्रोडक्ट की। जब टेस्टिंग की बात आई और स्टीव जॉब्स को जब बुलाया गया उसकी टेस्टिंग के लिए, तो उन्होंने उसको उठाया और एक पानी के कंटेनर में डाल दिया, और उन्होंने अपने इंजीनियर्स को दिखाया कि देखो इसमें क्या दिखाई देता है। वो कहते कुछ नहीं। वो कहते देखो इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। वो कहते हाँ, तो कहते इसके अंदर इसका मतलब स्पेस है, एयर है, इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाओ जिस दिन इसमें से बबल्स निकलने बंद हो जाए तब मुझे दिखाना। और ऐसे शुरुआत हुई एक स्लिम ट्रिम आईपॉड की, और ये बना आपका ऐसा कुछ। तो फिर लगे इंजीनियर्स जिन्होंने उसको इतना कॉम्पैक्ट कर दिया, इतना कॉम्पैक्ट किया कि उसके अंदर जगह ही नहीं बची हो। अब क्या था, ये छोटी सी पॉकेट में भी कहीं भी रख सकते हो, बहुत ही स्लिक सा था, और किसी को भी दिक्कत नहीं कि मैं एक वजन कैरी कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बल्कि चीज़ लेके चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वेट एक एहसास कराता है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वैष्णो देवी कितने लोग गए हैं? वैष्णो देवी गया तुम्हें से कोई, या किसी ने हाइकिंग की हो, ट्रैकिंग की हो कभी, की है? तो जब आप चढ़ाई शुरू करते हो तो आपके पास जो भी वजन होता है आपको लगता है बड़े आराम से ले जाऊंगा, लेकिन अर्थ कुमारी पहुंचने से पहले पहले लोगों को एहसास होता है गलती हो गई। ये नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अपने आप को भी कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से, है ना। तो 1 किलो वजन 10 किलो के बराबर हो जाता है तब। तो वही चीज़ होती है जब आप कोई चीज़ पहली बार में उठाते हो, जैसे होता है घर में, जैसे छोटा बच्चा वो कहता है 2-3 किलो का ही होता है, लेकिन नॉन स्टॉप पकड़ के रखो तो कमर दर्द होने लग जाती है फिर बाद में, अरे यार तू संभाल, अब मैं थक गया। सो ये होता है। सो चीज़ें इसलिए इन्होंने इतनी कॉम्पैक्ट बनाई कि ताकि ये हमेशा बंदा अपने पास में रखे। और इन्होंने इसके अंदर एक आगे चल के इनके ना यहाँ पर एक मिसिंग है एक मॉडल, जो जिसमें डिस्प्ले नहीं होता था, ये रहा, ये देख रहे हैं आप। तो जिनका बिल्कुल ही बजट नहीं होता था वो लोग इस पे जाते थे कि भाई सीधे लो अपना, लगाओ अपना, यूज़ करो। ठीक है, सॉन्ग्स इसमें भी अपलोड हो जाते थे, केबल से कनेक्ट करो आई से, और इसके अंदर अपलोड कर लो अपने म्यूजिक्स को। बाकी में डिस्प्ले जैसे हुआ करता था। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ आईपॉड जो मैंने आपको दिखाया, और इसी से बेसिकली स्टार्ट हुई यूएक्स की पूरी जर्नी। ठीक है, कि चीज़ों को कैसा बनाना चाहिए। दूसरा इनका जो डिज़ाइन था, अगर आप देखोगे जो आईपॉड जो डिस्प्ले वाला था उसी के अंदर पहला आईफोन फिट किया गया। ये देख रहे हैं, आईपॉड और आईफोन में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? देयर इज नो डिफरेंस। तो जब मार्केट में लोगों के हाथ में आया तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो आईफोन चला रहे हैं कि आईपॉड चला रहे हैं, क्योंकि इतना सिमिलर था ये। और आईफोन से निकल के आया फिर आपका आईपैड। ठीक है, अभी किसी को थोड़ा हैवी टास्किंग करनी हो, ज़्यादा उसको यूज़ कराना हो, तो उसके लिए आईपैड बने अलग अलग, और आईपैड आज तक बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आईपैड नहीं बनते हैं,
और काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, एक एक लाख रुपए के आते हैं ये भी इनके। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी जर्नी, ठीक है, जहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया। तो समझ रहे हो कि यूएक्स कितना ज़रूरी है। अगर हम रिसर्च ना करें तो हम एग्जिस्टिंग जो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में उसी के ऊपर बेस चलते हैं। तो मार्केट में देखो, अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर लोग देखें, घर में सबके यहाँ एसी लगा होता है, ठीक है, सिर्फ ब्रांडिंग से पता चलता है कि हाँ ये इस कंपनी का, ये उस कंपनी का। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 90% डिज़ाइन वही होता है, बस 10% उसका आउटर जो होता है वो चेंज होता है ना, यानी कि जो ऊपर कवरिंग जो होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। अदरवाइज जैसे एक ब्रांड ने स्टार्ट किया हिडन डिस्प्ले, आज के में एसी के ऊपर ये डिस्प्ले नहीं दिखता ना, उसके पीछे से दिखाई देता है आपको जो प्लास्टिक का पैनल होता है, दिस इज कॉल्ड हिडन डिस्प्ले, यानी कि फ्रंट में दिखेगा ही नहीं और आपका वो लाइट अप होता है, ग्लो होता है ना, रात में या दिन में अगर आप देखो तो आपको पीछे से डिस्प्ले दिख रहा होगा। ठीक है, एक ने स्टार्ट किया भाई चलो भाई कुछ ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरी सेल्स गिर जाए, लगा दो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि भाई एक जो करेगा सभी लोग वही काम करना स्टार्ट करते हैं। बट अब मुझे बताओ, एप्पल में अगर जैसे आप चलाते हो तो एंड्रॉयड से कितने फीचर ऐसे हैं जो कॉमन मैच करते हैं? साक्षी, कुछ लगता है ऐसा कि भाई कैसे एंड्रॉयड से ये चीज़ मैच कर रही है हमारी इसके अंदर? एप्पल क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि उसका डिज़ाइन, उसका एक्सपीरियंस 101% यूनिक हो, कॉपी ना दिखाई दे कहीं से। ठीक है, अगर वो कॉपी दिख जाएगा तो लोग सीधे कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज उसको क्रिटिक करेंगे और उसके सेल्स के ग्राफ में बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी। ठीक है, क्या आज तक एप्पल जितनी बार भी इंट्रोड्यूस हुआ क्या उसकी प्राइस में कभी कमी आई? हर साल वो अपना प्राइस बेस मॉडल से 10,000 रुपये बढ़ा देते हैं, ना कि घटाते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा माइंड गेम है, क्योंकि चाहे तुम्हारे फ़ोन में कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन अगर तुम 10,000 रुपये बढ़ा दोगे ना, सामने बंदा सोचेगा कुछ ना कुछ तो नया आया होगा इसके अंदर। ठीक है, अब दो तरह के लोग होते हैं यूज़र एक्सपीरियंस में। एक बंदा ये कहता है कि यार इसके सामने प्राइस घटा दे तो मेरी सेल बढ़ जाएगी, और एक होता है कि भाई मैं अपने आप को प्रीमियम अगर बताता तो मैं और प्रीमियम बनाता हूँ अपने आप को। तो एप्पल का माइंडसेट ये है, वो कभी अपनी कॉस्ट नहीं गिराता, हमेशा अपनी कॉस्ट को बढ़ाते चला जाता है। अब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेल जब आती है एक साल के बाद में, हम उसमें फ़ोन खरीद के बड़े खुश होते हैं, भाई हमने 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन 50,000 में खरीदा, है ना। बट हम ये भूल जाते हैं कि जब प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो उसकी लाइफ कितनी होती है, एक साल। तो यानी कि हमने खरीद लिया एक्सपायर प्रोडक्ट, और वो एक्सपायर प्रोडक्ट भी तुम्हें 50,000 रुपये में बेच देते हैं, यानी कि आपकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है उसकी, कुछ नहीं है उसके अंदर, और हम स्क्रैप खरीद के लाते हैं 50,000 में और चौड़े हो जाते हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट खरीद लिया एप्पल। तो जो खरीदने वाला समझदार व्यक्ति है वो नया ही खरीदता है, यानी कि जब वो इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनका ऐसा नहीं कि भी बन रहे हैं डेली फ़ोन, ये एक साथ बनते हैं, बैच होते हैं, एक बैच में लाखों लाखों फ़ोन एक साथ बनते हैं। ठीक है, आप देखना जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, जब आप कोई भी फूड आइटम कंज्यूम करते हो सब बैच टाइम होता है, सब में बैच होता है कि किस बैच का लॉट है ना। तो ये सारा गेम है। तो सेल वाली चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए, खासकर आईफोन तो कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि आईफोन के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका बैटरी ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरता है। ठीक है, इतना तेज़ क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप एक तो एक साल पुराना चौक के चला रहे हो, ठीक है, तो भाई उसकी बैटरी में कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना, एक साल के अंदर ग्राफ नीचे जाएगा ही जाएगा उसका। ऐसा तो नहीं कि भाई बैटरी उसकी 10 साल भाई अब भी अगर आप यूज़ करो तो सेम चलेगा, वो कुछ महीने अच्छा चलेगा फिर तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज़्यादा। तो यूएक्स हर जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको एक नोकिया का केस स्टडी समझाया, ठीक है, रियल वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपको एप्पल का समझाया, कि एप्पल का समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो यूएक्स का कॉइन है, इसको स्पिन ही मार्केट में एप्पल ने किया कि भाई यूएक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूज़र को ऐसी चीज़ दो, ऐसा एक्सपीरियंस दो कि वो उसको भूल ना पाएगा, उसको वो चीज़ उतनी ही स्मूथ चाहिए। एंड्रॉयड से बंदा आईफोन पर जा सकता है, लेकिन आईफोन से एंड्रॉयड में आने में उसको एक तो बड़ी इंसल्ट सी फील होती है, ठीक है, कि भाई मेरा डिमोशन हो गया। दूसरा, उसका डिस्प्ले स्मूथनेस जो होता है, जो टच रिस्पॉन्स है, उतना अच्छा टच रिस्पॉन्स एंड्रॉयड नहीं दे पाता, एक सबसे बड़ा रीज़न है।
तो एप्पल की कॉस्ट ज़्यादा होने का दूसरा रीज़न थोड़ा क्या है कि वो अपना ओएस जो होता है उसकी भी कॉस्ट तुमसे ही चार्ज करता है। यानी कि जो आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो ना, वो हर बंदे से ऑपरेटिंग सिस्टम की फीस भी लेता है कि भाई आप मेरा ओएस चला रहे हैं तो उसके मैं आपसे पैसे लूँगा। एंड्रॉयड के केस में क्या होता है, वो आपको फ्री दिया जाता है। अब कहते हैं ना, दुनिया में अगर कोई चीज़ फ्री है तो कुछ तो कीमत लगेगी। तो यानी कि आपकी डिवाइस के सारे राइट, सारे एक्सेस किसके पास होते हैं? गूगल। और गूगल के अंडर में सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑनर भी आपका डेटा यूज़ कर रहा है और गूगल भी यूज़ कर रहा है ना? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना, दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता है। ये तो बस बहकाने वाली बात है। कुछ लोग हैं जैसे कि रिबॉक इंडिया से क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि भाई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हम आपको क्लियरेंस सेल के अंदर बहुत सस्ते में देके जा रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, जनरली आप देखो किसी भी फैब्रिक के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर प्राइस नहीं होता प्रिंट, उस पर टैग होता है। वो नए टैग बनाते थे सेम आउट डेट में ही, और उसके प्राइस जो होते थे, जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट है कितना, 1000 रुपये का, उन्होंने लिखा 3000, वो बोला 1000 में मिल रहा है। लोग कहते रिबोक ले लो, 1000 में मिल रहा है ना, उससे कहेंगे मेरे को डिस्काउंट में मिला है। तो कोई कंपनी डिस्काउंट में नहीं देती कोई भी चीज़। यानी कि वहाँ पर अगेन आपके साथ गेम हो गया कि भाई ये आपको दिखाया इतने का और इतने में आपको दिया जा रहा है। मार्केटिंग यही है कि कैसे सामने वाले बंदे का दिमाग के साथ खेला जाए। वापस आते हैं। सो टुडे यूएक्स इज एंटायरली इंडिपेंडेंट डिजाइन डिसिप्लिन, बट द हिस्ट्री डेट्स बैक to resilience. UX will continue to grow and evolve as technology to provide responsive system to the user. तो यानी कि evolve एक जिक्र है यहाँ पर। तो यानी कि UX जो है, ऐसा नहीं कि जो हमने आज यूज़ कर रहे वही रहने वाले हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जाएंगी और ये अपग्रेड होता जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि भाई उसके अंदर यूज़र को फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस दो कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके प्रोडक्ट को ही यूज़ करने की डिमांड करें। कहता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, या मान लो कि आप किसी जॉब पर जाते हो, आप बहुत इनफ टैलेंटेड हो, बट आपकी इंट्रोडक्शन ख़राब हो गया, तो कंपनी में भरोसा नहीं करेगी। वो कहती बताते हैं, कॉल करते हैं आपको, ठीक है। आप कहोगे यार सब कुछ तो अच्छा था, मेरे को काम भी अच्छा आता था, उन्होंने काम भी नहीं कराया, तो आपकी कहीं ना कहीं पिच ख़राब हो गई। ऐसे तो जब कोई प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पिच लेके जाते हैं किसी ब्रांड के पास, तो पहली चीज़ तो है कि जो ब्रांड ओनर होते हैं उनका अगर आप 5 मिनट भी ले पाते हो ना तो बहुत बड़ी बात है। और उनको तुम्हें समझने के लिए पूरा दिन नहीं चाहिए, उन्हें 5 मिनट ही बहुत होते हैं कि तुम कितने कैपेबल हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पूरी कंपनी चला रहे हो, न जाने कितने बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं बैठ के। तो वो होता है एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ, कि भाई ये करेगा या नहीं कर पाएगा, है ना। आगे देखिए, तो हिस्ट्री ऑफ यूएक्स की अगर बात की जाए तो कब स्टार्ट हुई थी? 1430, 1430 में, है ना। तब से चल रहा है यूएक्स, काफ़ी पुराना टाइम हो गया ना। और हम यहाँ सोचते हैं कि भाई शायद आजकल के ज़माने की चीज़ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूएक्स इंट्रोड्यूस डेफिनेटली डोनाल्ड नॉर्मन ने किया था, बट ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले दा विंची जिन्होंने बेसिकली वो बनाई थी बुक, सॉरी एक पेंटिंग बनाई थी आपकी मोनालिसा, ये वही थे। तो इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी दा विंसीज, जिसमें किचन नाइटमेयर की एक बुक है, उसमें इन्होंने यूएक्स का पूरा जिक्र किया। दा विंसी ये वही हैं जिन्होंने शल्य शास्त्र यानी कि ऑपरेशन के ऊपर जो किताबें लिखी हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, ये वही है। ये क्या करते थे, जैसे कोई पर्सन की डेथ होती थी उसको रिसर्च के लिए ले जाते थे। ये एक जिस चर्च में थे उसी के अंडरग्राउंड एरिया में पूरी बॉडी का डाइसेक्शन करते थे, यानी कि पोस्टमार्टम। और उसके बाद हाँ क्या नहीं, उस टाइम में क्या लीगल, उस टाइम में तो सब लीगल ही हुआ करता है। 1430 कहाँ कानून हुआ करते थे कुछ नहीं पता होता था। तो क्या था कि ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गन्स के एक एक को निकाल के उसके स्केच बनाया करते थे, ठीक है। तो जैसे हमारे बोलते हैं ना कि ऑपरेशंस का जो पूरा ये मैकेनिज्म है, इसको हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शल्य शास्त्र। हमारे शास्त्र लिखे गए सारे, तो उसमें जिक्र है इनका, ठीक है, कि भाई एक्चुअल में ह्यूमन ऑर्गन ऑर्गन होता कैसा है, ठीक है। तो पहले के टाइम में जैसे किसी का
सर्जरी होती थी ना, तो ये नहीं होता था कि भाई आज के दिन तो पड़ा है, आराम से जाओ सर्जरी करा के आ जाओ। पहले के टाइम में आपको सब फील होता था। वॉर के टाइम में जब लोग घायल हो जाया करते थे, तो किसी को बेहोश करने का कोई तरीका नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत बाद में ईजाद हुआ। क्लोरोफॉर्म नाम की एक चीज़ की भी सुना दो, बंदा बेहोश हो जाएगा, उसके बाद में जो मर्जी करो। पहले तो भाई जिंदे में काटना पड़ता था और बंदा दर्द झेलता था। सो 1430 आप देख सकते हो काफ़ी पुराना टाइम हो चुका है। और फिर अर्ली 90s में हम सीधे अगर बात करें, टेलीविजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ पर बेसिकली आपका ये दोबारा से रीइंट्रोड्यूस हुआ है। फिर उसके बाद टोयोटा इसको 1948 में लेकर आया, ठीक है, ह्यूमनाइज द प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि ये वो दौर था जब आपकी जो कार्स हैं वो, आप देखते हो जैसे कि जब किसी इंडस्ट्री का दिखाया जाता है तो रोबोटिक आर्म्स होती है जो वेल्डिंग कर रही होती है, चीज़ों का असेंबल कर रही, कंपाइल कर रही होती है। तो टोयोटा ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया बेसिकली, ठीक है, कि भाई काम की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी फील्ड में लीड करना चाहते हो तो नीड और स्पीड अगर ये नहीं समझ पाए तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप अगर एक ऑन एवरेज अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपके पास दो चॉइस है, मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? डोमिनोज। तुम्हें इसका मतलब ज़्यादा तेज़ भूख नहीं लगी, तुम आधा घंटा वेट कर सकते हो। मैंने बोला कि जिसको ज़्यादा तेज़ भूख लगी है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? मैकडोनल्ड, क्योंकि वहाँ पर 5 मिनट में आपका बर्गर आपके हाथ में आ जाता है। इसीलिए मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में फेमस हुआ और उसके सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं। मैकडोनल्ड के बिजनेस मॉडल को देख के बहुत सारे लोग आए, KFC, बर्गर किंग, है ना, इस तरह के बहुत सारे, बर्गर सिंह भी है यहाँ का, अपना दिल्ली में ही चलता है सब। हाँ, ठीक है। तो बर्गर सिंह जो है वो हमारे एक नोन ही है पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। वो बेसिकली 3D के ट्रेनर हैं, उन्होंने लगे चलो यार हम भी बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से स्टार्ट हुआ बर्गर सिंह। तो उसकी फिर आउटलेट्स बने। बट वही चीज़ है ना, जो सबसे पहले जिस चीज़ में आता है और वो उसके अंदर नई नई एक्सपेरिमेंट करता जाता है, उसको कोई सेल्स उसकी बीट नहीं कर सकता। आप थोड़ा बहुत मार्केट ज़रूर ले लोगे, लेकिन हर बंदे की अपनी ना चॉइस बन गई। जैसे कि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, दोनों का क्राउड बिल्कुल अलग है कंज्यूम करने वाला। जो डोमिनोज कंज्यूम कर रहा है वो पिज़्ज़ा हट मजबूरी में चला जाएगा, लेकिन उसको मज़ा नहीं आएगा उसकी सॉसेस के अंदर, क्योंकि उसके सॉसेस बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे ही अगर आप KFC का बर्गर कंज्यूम करोगे आपको एकदम अलग ही टेस्ट आएगा। मेरे पास जो मैगडी का यूज़ करता रहा एक लंबे टाइम से, वो कहेगा यार उसके बन में मज़ा नहीं आया मुझे, इसकी टिक्की में भी मज़ा नहीं है ना। इस तरह की डिफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि इनका जो चेन सिस्टम है, मतलब मैगडी ये नहीं चाहता कि अगर मेरा एक आउटलेट BTS मॉल में और दूसरा आउटलेट मेरा EDM मॉल के अंदर है तो वहाँ से वहाँ के टेस्ट में बदलाव आ जाए, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी एक है। अगर मैं अलग अलग जगह से आउटसोर्स करके चीज़ें लाकर डिलीवर करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो उनकी पूरी कोशिश ये होती है एक जैसा एक्सपीरियंस हो। अगर उनका कैचअप भी अगर बदल गया, इस जगह पर मैन्युफैक्चर हो रहा है लाइक किसी डिफरेंट जगह से, वो वहाँ पर आपका डिफरेंट जगह से होगा तो बदल जाएगा। अच्छा, कमाल की बात यह कि मैगडी वेज जो होता है सिर्फ इंडिया में मिलता है सबसे ज़्यादा, बाहर टोटल नॉन वेज ही चलता है। देन 1995 ड्रेफ्यूस डिज़ाइनिंग द पीपल। देन 1996 डिज्नी इसको इन्वॉल्व करता है अपनी चीज़ों के अंदर और उसने बच्चे को टारगेट किया UX के अंदर। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मॉल्स बने। आप देखते हो हर एक मॉल के अंदर बंजी वंजी ये सब तुम्हारा जो होता है ना, सारा सबसे सामने होता लगा, क्योंकि पता है माँ बाप आएंगे, बच्चा देखेंगे फैल जाएगा, मुझे इसमें जाना है करते परेशान। जब तक वो झूल नहीं लेगा, कूद नहीं लेगा, तब तक वो आगे नहीं जाने देगा तुम्हें, तुम्हारी शॉपिंग खराब कर देगा। और ये जानबूझ के रखा जाता है, उन्हें पता है। देखते हैं जैसे आप अगर बाहर हो, आपकी गोद में एक बच्चा है तो गुब्बारा देने वाला आ जाएगा बंदा तुरंत कि भैया लो 10 रुपये मुझे दे दो उस चीज़ के। तो ये एक बहुत सही इन्होंने सोच समझ के चीज़ों को प्लान किया। 1970 पार्क एंड द डिज़ाइन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, इन्होंने कंप्यूटर्स के अंदर इसको इन्वॉल्व किया। फिर आए 1995 द फर्स्ट UX डिज़ाइनर, मतलब इन्होंने नाम दिया प्रॉपर इस चीज़ को UX का। बाकी लोग कर तो रहे थे लेकिन नाम नहीं दे पाए उस चीज़ को कि दिस इज़ अ यूज़र एक्सपीरियंस। बट इन्होंने नेम इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसका पूरा क्रेडिट इनको चला गया। लेकिन देख लो कहाँ से है ना। और 2007 में इन्वेंशन हुआ आईफोन का, और 2008 में जाके लोगों तक वो पहुंचा था पहली बार कि भाई ये होता है आईफोन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, अब जैसे हम लोग अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे
वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर हेल लॉट ऑफ रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जिसके लिए बना रहे हैं वो एंड यूज़र कौन है। अगर एंड यूज़र का ध्यान में नहीं रखोगे, अपनी पसंद से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना दोगे, बन जाएगा, लेकिन आपको उसका माइलेज कभी नहीं मिल पाएगा कि मुझे इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना था, क्या ये उस तरह से डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। अब इसके ऊपर अगर मैं देखूँ ना, अगर आपको एंटरटेनमेंट के पॉइंट से अगर समझाऊँ चीज़ें, तो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी लोगों को समझ ही नहीं आई, तो लोगों ने दोबारा देखा, अच्छा ये इस मूवी में ये कहना चाहता था। जैसे एक बहुत पहले मूवी इंट्रोड्यूस हुई इंसेप्शन, 2010। इस मूवी का जब लोगों ने पोस्टर देखा तो उन्हें लगा भाई पता नहीं क्या है मूवी, एकदम नेक्स्ट लेवल है ना, मूवी जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल है, बट इसको समझने के लिए समझदार बंदा चाहिए, एक ऐसा बंदा जिसका फोकस स्क्रीन से 1 मिनट भी ना हटे। अगर आपका 10 मिनट भी ध्यान इधर उधर गया तो मूवी आपके लिए पूरी बाउंस आएगी कि है क्या मूवी है। और इस मूवी के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला ऑस्कर, ठीक है। और एक बार में अगर देखो तो समझ नहीं पाओगे है क्या चीज़ें लगी है। तो ये ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर पिक्चर है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि भाई बंदा मरा कि जिंदा, क्योंकि इस लेवल पर इसके अंदर काम है। एक बार देखना जरूर, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है और इसकी ज़बरदस्त रेटिंग है 8.8, ठीक है। IMDb पे इतनी बड़ी रेटिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिमाग वाले ही समझ सकते हैं, हर किसी के समझ की बात नहीं है। चलिए बात करेंगे UX डिज़ाइन वर्सेस UI डिज़ाइन। सो UI जिसके साथ एंड यूज़र इंगेज होता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि उसके पीछे UX का कितना बड़ा हाथ है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने नोटिस किया होगा कि माउस जो होता है वो हमेशा कीबोर्ड के राइट साइड पर ही होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग राइट हैंड ही होते हैं। रेफ्रिजरेटर का डोर हैंडल कहाँ होता है, माइक्रोवेव का डोर हैंडल कहाँ होता है, हर जगह UX है, ठीक है। माइक्रोवेव में कहाँ मिलता है आपको, लेफ्ट हैंड पर, रेफ्रिजरेटर मिलता है आपको राइट हैंड पर। डोर किस डायरेक्शन में ओपन होता है, लेफ्ट टू राइट, माइक्रोवेव राइट टू लेफ्ट, हर जगह यूज़र एक्सपीरियंस है अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। और हर जगह बहुत सोच समझ कर लगाया गया, ऐसे नहीं कि कहीं कुछ भी लगा देंगे, ठीक है। और हम उसको UI के फॉर्म में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम कभी खुद से क्वेश्चन ही नहीं करते ऐसा क्यों। सबके घर में ऐसे ही होगा ना, लेफ्ट से राइट में खुलता होगा, फ्रिज का दरवाजा अगर सिंगल डोर होगा, हाँ अगर साइड बाई साइड होगा तो आपको दरवाजे की तरह मेरे को जैसे मेन डोर खुलता है मिडिल में से वैसा होगा, अदरवाइज यही मिलने वाला है। या माइक्रोवेव देखो तो राइट टू लेफ्ट ही मिलेगा आपको। माइक्रोवेव बेचारा एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे किचन का जो हमेशा कॉर्नर में ही जाता है, उसको कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलता, जैसे होता है गैस चूल्हा तो एकदम सेंटर में होता है आपका, वो माइक्रोवेव को कभी वो जगह नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि गैस चूल्हे में तो आपको दिन रात काम करना है, माइक्रोवेव तो कभी कभी, है ना। तो कॉर्नर के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया, यानी कि जब आप उसको ओपन करें तो जब मैं डोर ओपन करूँ तो उसके कंट्रोल मेरे हाथ के पास हो। अब सोचो कि वो एक L शेप फॉर्म में अगर किचन कोई बना हुआ है और वो कॉर्नर में उसके बटन लगा दिएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना, है ना। इसको बड़े प्लान करके बनाया है कि भाई ये कॉर्नर प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। शायद ही ऐसी कोई किचन डिज़ाइन हो जहाँ पर सारा काम सारा कुकिंग माइक्रोवेव में होता, नहीं करता कोई, देख के शौक में सब आते हैं माइक्रोवेव लाएंगे, लेकिन उसके बाद से दूध चाय पानी गर्म कर रहे होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा होता उसके, ठीक है। या अगर आप शॉप पर देखोगे तो हो सकता है कोई समोसे बनाने वाला बंदा, पैटीज बनाने वाला बंदा गर्म करके दे रहा होगा, तो कि भाई इसको चलो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, तलना नहीं पड़ेगा, रीहीट करके दे दो, है ना, उस तरह से। तो उसी तरह से आपके गैजेट्स में देखा जाए तो हर जगह पर बड़ा सोच समझ के लगाई गई चीज़ें। अब जैसे फ़ोन होता है ना, इसमें जो वॉल्यूम रॉकर्स होता है या लॉक अनलॉक बटन होता है वो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप डिवाइस पकड़ोगे तो ये जगह तो इसमें चलेगी नहीं, तो आसान क्या पड़ा है, थंब रूल, सुना है, यहाँ ही क्यों है। या फिर सैमसंग इधर देता अपने कंट्रोल, है ना, एप्पल में भी आपको मिलेगा कंट्रोल, है ना। तो ये पकड़ने के बाद में यही दो चीज़ें फ्री बचती हैं, और समझाएं ये चीज़ यहाँ क्यों है या ऊपर नीचे क्यों नहीं है, जैसे थंब रूल। उसी तरह से जब लोग कॉलिंग वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ भी एक थंब रूल अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, हमारे कॉलिंग, मैसेजिंग, ब्राउजिंग या फिर कैमरा वगैरह के एक्सेस होते हैं, है ना। अब अगर आपको ये मैं कॉलिंग का बटन उठा के यहाँ लगा दूँ तो क्या आप पहुँच पाओगे वहाँ तक कितने बड़े हाथ वाला बंदा नहीं पहुँच पाएगा। आप हाँ किसी सरफेस पे रख के उसको ज़रूर टैप कर सकते हो,
अब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो बाकी के आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो आप कब एक्सेस करते हो, जब आप बेसिकली एकदम रिलैक्स मोड में होते हैं। अब लेट्स से आप ड्राइव कर रहे हो, है ना, तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल टेस्ला चला रहा है हर बंदा इंडिया में कि भाई गाड़ी छोड़ो अपना दूसरे पे बैठ कर आपसे कॉल लूँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा कि आप जैसे ही सिंगल हैंड से अगर अपने स्क्रीन को अनलॉक करें तो कॉल बहुत इजीली मेक भी कर पाए और पिक भी कर पाए, है ना। इस वजह से ये थंब रूल के पास में दी जाती हैं चीज़ें। तो ध्यान रखना कि इतने एरिया में हमें क्या रखना है, यही एक्सेसिबल है। तो कॉलिंग को यहाँ इसलिए नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया क्योंकि कॉलिंग मेरी पहली प्रायोरिटी है, मैसेजिंग मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। आप ड्राइव करते हो मैसेज बहुत रेयर करते हो, करने वाले लोग करते हैं आज की डेट में, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें आपका डाइवर्जन सबसे ज़्यादा होगा, आपका ध्यान भटकेगा सबसे ज़्यादा उसके अंदर, है ना। सो डिस्ट्रैक्शन ना हो, सब सीधे साथ सीधा हमारा कॉलिंग बटन सबसे नज़दीक दिया हुआ है। अब स्मार्टफोन ने इस प्रॉब्लम सुनने पर हम आज के में बड़े डिस्प्ले के फ़ोन बनाते हैं। तो स्मार्टफोन में एक फीचर आता है कि आप स्मार्टफोन के डिस्प्ले को छोटा कर सकते हो। नोटिस किया कभी? वन हैंडेड ऑपरेशन, उसमें कहते हैं स्क्रीन छोटी हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ तक की जो चीज़ होंगी वो थंब रूल में आ जाएंगी, ये पूरी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, डिवाइस बड़ी रहेगी लेकिन आपका स्क्रीन साइज छोटा हो जाएगा उसके अंदर। बेनिफिट कि भाई अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही कुछ दूसरी चीज़ों पे काम करना है तो वो कर पाए, है ना। तो इसलिए क्या होते थे, जब सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बने बड़े कॉम्पैक्ट साइज़ के होते थे, यानी कि एक आदमी के हाथ के अंदर ही आ जाए पूरा फ़ोन, ठीक है। लेकिन ये दौर था 2000 के टाइम का, जब बड़े छोटे छोटे से फ़ोन हुआ करते थे। जब सबसे पहले फ़ोन आया 1980s की अगर हम लोग बात करें तो फ़ोन बड़े ऐसे हुआ करते थे, फिर उसमें से एक एंटीना भी निकलता था, ठीक है। जैसे सीरियल वगैरह अगर पुराने देखोगे, मूवीज़ देखो तो उसमें इतने लंबे लंबे तो एंटीना निकलते थे कि मैं कहीं हटो छत तक जा रहा हूँ। होता क्या था, रिसीवर तो एक ही जगह लगा हुआ है इसका, अब उसकी रेंज से बेसिकली आप घर में कहीं भी लेके जाओ मालिक के पास, लो मालिक फ़ोन आया किसी निकालता था, बात करता था बंदा। तो उस चीज़ का धीरे धीरे साइज़ छोटा करते गए, एंटीना बनाया जाता था लेकिन वो एक्सपेंडेबल नहीं हुआ करता था, फिर धीरे धीरे एंटीना बिल्कुल इंटरनल कर दिया गया। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ, उसमें और इसमें चेंजेस तो बहुत अच्छे लगे, भाई ब्यूटी बढ़ गई, कोई एंटीना नहीं निकला हुआ ना, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, फ़ोन में रेडिएशन बढ़ गया, ठीक है। फ़ोन में इससे क्या हुआ, रेडिएशन, क्योंकि पहले रेडिएशन बाहर था, अब आपके हाथ में रेडिएशन है। आप नोटिस करना, जब भी आपकी डिवाइस चार्ज होती है या अगर आप बहुत देर तक कॉल करते हो या वीडियो देखते हो, मैसेज करते हो, डिवाइस हीट होना स्टार्ट होता है, यानी कि रेडिएशन स्टार्ट हो चुका है। और रेडिएशन का लेवल ये है कि जो बहुत ज़्यादा आप अगर डिवाइस यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा, आपके पैरालिसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कॉलिंग पर अगर आप बात कर रहे हो तो भी आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इवन आप सबकी आदत जो होती है जनरली वो राइट हैंडीज होगा, राइट पे लिसनिंग एक्सपीरियंस लेगा, तो आपका राइट ब्रेन जो होता है, जो सबसे पहले काम करता है, वो खराब होना स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन दो पार्ट में होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट जो हमारी मेमोरीज को संभाल के रखता है, राइट जो उससे कहता है मुझे ये जानना है, तो आप सोचना स्टार्ट करते हो। कोशिश करना कभी भी जब आपको कोई चीज़ आती है तो वो आप इमीडिएट बोलते हो, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप ऊपर जाते हो या लेफ्ट साइड जाते हो। लेफ्ट साइड यानी कि आप अपने ब्रेन को एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको कमांड दे, भाई मुझे याद दिलाओ ऐसा कुछ हुआ था क्या, ठीक है। ऐसा अक्सर तभी होता है, और यही होता है जब हमारा आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए जब इंटरव्यू होता है तो हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दैट टाइम आप इमिग्रेशन में यही चेक किया जाता है कि बंदा खुद से कितना बोल रहा है, सोच के कितना। जब भी आप बनाओगे कोई चीज़, आपकी आई बॉल चेंज हो जाएंगी, 2 मिनट पकड़े जाते हो कि कितने सही हो और कितने गलत हो। और तुम्हारे पास अकाउंट में पैसा भी हो, सब कुछ हो, तुम्हारा वीज़ा कैंसिल नहीं, क्योंकि क्यों कैंसिल हो गया नहीं पता। तो यूएस का और लंदन का वीज़ा बहुत मुश्किल से इसलिए लगता है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं बंदा एकदम कितना फटाक से आंसर करता है, एकदम आई कांटेक्ट बना के, जहाँ वो इधर उधर गया गया। और यही चीज़ है रियल वर्ल्ड में भी कि जो बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेते हैं बंदा कितना सही है कितना गलत है, बहुत आसान है पता लगाना। तो समझ आया यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस जैसे कि फ़ोन्स का हमने थंब रूल समझा, क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ पर है। और उसी तरह से अगर हम लोग डेस्कटॉप मोड में बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइन इन साइन अप जनरली आपको जो मिलते हैं वो राइट साइड पर मिलते हैं। अब जैसे अगर हम लोग गूगल के इंटरफेस को समझें यहाँ पर, ठीक है, याहू का इंटरफेस समझते हैं, ठीक है, दिस इज याहू। बिंग का इंटरफेस समझते हैं, बिंग,
अपना बिंग आ गया। आस्क का इंटरफेस समझते हैं। एओएल का इंटरफेस समझते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मैं क्या लिखते जा रहा हूँ, ये सब सर्च इंजन है। हम किसको जानते हैं? गूगल को ना। बट गूगल के अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये अपना क्या है? गूगल। दिस इज याहू। बिंग जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। एओएल, सॉरी आस्क, दिस इज एओएल। और भी होते हैं जैसे कि नहीं, वो नहीं होता। नहीं, वो ब्राउजर होता है यार। क्रोम में गूगल चला के सर्च करो तो क्रोम थोड़ी ना सर्च इंजन हो जाएगा। वाइंडेक्स, डक डक गो। ठीक है, डक डक गो। अब अगर कोई चीज़ पढ़ने आओगे तो फिर सीखोगे ना। ठीक है, तो ये तो मैं मेजर बता रहा हूँ जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे 45 प्लस सर्च इंजन मार्केट में है। ठीक है, बट हम जानते हैं ओनली एंड ओनली गूगल, है ना। तो देखो, सर्च इंजन की दुनिया में जो सबसे पहला था वो था याहू। ठीक है, याहू द फर्स्ट सर्च इंजन। लेकिन याहू एक टाइम था, अगर हम लोग 2005 तक की बात करें तो जब लोगों को इंटरनेट के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ, साइबर कैफे जाते थे और याहू के चैट रूम में घुस जाते थे और चैट कर रहे होते थे। ठीक है, पहले के टाइम में क्या था कि लोगों को ना अननोन बंदों से बात करने में बड़ा मजा आता है। जैसे आज के दिन बहुत सारे ना इस तरह के एप्लीकेशंस आ गए, ओमेगल हो गया आपका, और भी बहुत सारे इस तरह के जहाँ रैंडम पर्सन से बात कर सकते हो। ठीक है, सो याहू का चैट रूम हुआ करता था। तो याहू के फेलियर से गूगल ने कुछ सीखा कि भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे एक कॉम्पिटिटर के आगे आना है तो मुझे उसको समझना तो होगा। गूगल ने उसको डिटेल में समझा कि उसके अंदर क्या प्लस है क्या माइनस है। प्लस ये था कि इसके अंदर सर्च होता है, लेकिन इसके सर्च बड़े प्रॉमिसिंग नहीं होते थे। तो गूगल ने ऐसा सर्च बनाया कि आप जो डालते हो नेगेटिव या पॉजिटिव कीवर्ड, मतलब कि स्पेलिंग सही हो या गलत हो, वो तो फिर भी डेटा ले आएगा आपके लिए। ऐसे ही होता है ना। तो अगर किसी को किसी चीज़ की स्पेलिंग आती नहीं आती, वो बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, गूगल संभाल लेगा। और गूगल संभाल लेता है, वो कहता है अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आप उसको टाइप करते हैं, हाँ जी यही है, ठीक है, तो आपका डेटा आ गया इसके अंदर। तो याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया बिंग। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग के नाम से बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं आज से, ये बहुत लंबे टाइम से। इवन हाँ सॉरी मैं भूल गया, अमेजोन भी आपका एक सर्च इंजन ही है। ठीक है, फिर आपका ये आस्क, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, एओएल, ये भी एक सर्च इंजन है। अब अगर हम लोग वाइंडेक्स की बात करें, ये चलता है रशिया में। रशिया में कहते हैं कि गूगल का जो इन्फ्लुएंस बहुत कम है, इनका अपना ज़्यादा है। ठीक है, रशिया अलाउ नहीं करता बहुत ज़्यादा कि भाई उन्हें स्टार्टिंग से चिड़ा इस चीज़ से, नहीं बनती आपस में। ठीक है, डक डक गो, ये एक ऐसा सर्च इंजन है कि अगर आप चाहते हो कि प्रिवेसी हो, आपने क्या सर्च किया, तो कहते हैं मेरे पास आओ। क्योंकि गूगल आपकी सर्च के बेसिस पर आपका पूरा गेम बदल देता है 2 मिनट में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कहीं फ्लाई करना चाहते हो, लेट्स से दिल्ली टू बॉम्बे, आप आज देखोगे क्योंकि भाई जाओगे तो 2-3 दिन पहले देखोगे। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको पैसा मैटर नहीं करता, 1,000 की 1 लाख की, मुझे तो जाना है बाहर। लेकिन एक आम आदमी जब जाएगा तो वो ढूंढेगा भाई 2-3 दिन। जब वो ढूंढेगा तो क्या होता है, गूगल को पता चल जाता है और तुम्हारे रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मैं बेचने वाला हूँ ना, मैं दूंगा ना अपनी मर्जी से, तुम्हें तो पे करना, तो कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी आपकी। और अगर रियलिटी है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो कभी गूगल को मत बताओ कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अगर उसे पता चल जाएगा तो वो चीज़ें बदल देगा तुम्हारी सारी। आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर क्रोम में सर्च करो तो इनकॉग्निटो में करो। गूगल को पता होगा कि तुम कहीं जाने वाले हो, लेकिन जैसे ही ब्राउजर बंद, उसे नहीं पता कौन था कहाँ गया। तुम जब दोबारा चलाओगे फिर से तुम एक नए बंदे की तरह कंसिडर होगे। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकॉग्निटो चला दो, उसके बाद गूगल का कनेक्शन खत्म। ना तो यहाँ सर्च की चीज़ों को तुम्हें ऐड दिखा सकता हो, ना ही कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर तुम इस तरह से इस ब्राउज़र में काम करोगे तो गूगल को सब पता होता है कि भाई तुम बेसिक देखते हो, आज की डेट में तुम्हारी जर्नी को वो बेसिकली रिज्यूम कर लेता है, वो वहीं से स्टार्ट कर देता है कि लास्ट तुमने कहाँ छोड़ा था कोई टॉपिक सर्च करते हुए।
ठीक है, इस तरह की चीज़ है। अच्छा, एक ना सर्च इंजन चाइना का भी होता है, वो चाइना तो बिल्कुल ही नहीं चलाता गूगल को। वो कहता है बिल्कुल बाइकआउट, हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही इस्तेमाल करेंगे। तो चाइना का अपना डेडिकेटेड सर्च इंजन अलग आता है। तो इस तरह से बहुत सारे सो मेनी सर्च इंजन हैं, लेकिन इन सभी के अंदर जो सबसे बढ़िया रिजल्ट्स हैं वो किसके हैं? गूगल के। तो गूगल जब कभी लोगों के सामने आया, ऐसा नहीं कि गूगल स्टार्टिंग से एकदम वन ऑफ द बेस्ट बन गया था, उसने सीखा लोगों से। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो ओपन होगा, एक दो तरह के लोग होते हैं। जैसे मान लो कि हम चार पांच स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एक ने डिज़ाइन बनाया, दूसरे उसको बोला भाई ये अच्छा लग रहा है, मैं चलते तो चुप बैठ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो उसमें कोई चीज़ नहीं करूँगा। एक तो ऐसा होता है। एक होता है बड़ा वेलकमिंग होता है, करे ना करे सुनो सबकी, करो अपने मन की। एक होता है जो लोगों के डिसीजन को सुनता है और उसको लगता है कि हाँ इससे कुछ बेटर हो सकता है, तो उसको इन्वॉल्व कर लेता है ना। और जैसे आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हो, तो उसमें देखते हो रिव्यूज़ होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। कोई उसी चीज़ को सिंगल स्टार दे रहा है, कोई उसी चीज़ को 5 स्टार रेटिंग देते आ रहा है। इसको ऐसा समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में कि भाई डॉक्टर है, दो लोग हैं जो बीमार हैं। एक बंदा है ए, जो हमेशा बीमार होता है तो वहीं जाता है, जो क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। एक है बी बंदा, उसका डाउट है, पता नहीं ठीक कर पाएगा कि नहीं, दवाई सही देगा कि नहीं, है ना। तो दो तरह के लोग समझ में आए। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आ जाता है आपका, कि जब आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका यूज़र करना है किस तरह का है। देखो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स की अगर बात की जाए तो ये आपका, मैं ऐसे लिखता हूँ ads.google.com। ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, गूगल ने ये प्लेटफॉर्म अब से 24 साल पहले बनाया था। शायद हम में से कुछ पैदा भी नहीं हुए थे, है ना। ठीक है, तो इतना पुराना प्लेटफॉर्म ये बना। और सोचो कि इनकी प्रोडक्शन कितनी तगड़ी थी, कि आने वाले टाइम में डिजिटल का दौर होगा और डिजिटल मार्केटिंग भी हुआ करेगी। तो इससे पहले बना आपका गूगल। तो हम जो गूगल चला रहे हैं, हमें क्या पता है वो किस कंपनी के अंडर में आता है? तो गूगल इज़ नॉट अ कंपनी। गूगल बस फेमस हो गया, गूगल आता है अल्फ़ाबेट कंपनी के अंडर में। ठीक है, अल्फ़ाबेट कंपनी ने गूगल को टेक ओवर किया था, तब जाके बना गूगल। ठीक है, क्या दिखाई देता है? ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लार्जेस्ट सब्सिडरी है गूगल, और इस तरह से इनके बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट के अंडर में चल रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट एंड होल्डिंग कंपनी दैट ओन्स गूगल एंड सेवरल अदर कंपनीज। ठीक है, पर हम तो सिर्फ एक को जानते हैं ना। ठीक है, किसके अंडर में आती है? अल्फ़ाबेट कंपनी के अंडर में आती है। तो देखो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, ठीक है, अगर आप यहाँ इसमें आओगे, ये देखो इसका ट्री स्ट्रक्चर समझो, इसका फैमिली ट्री किस तरह से काम करता है। ये है अल्फ़ाबेट, जिसको लैरी पेज ने, जो इसके सीईओ है, और सर्जे ब्रिन जो इसके प्रेसिडेंट है, और एरिक जो इसके चेयरमैन है, इन्होंने ये सारी कंपनियां बनाई। उसमें से एक कंपनी जो टेक ओवर हुई, जिसके आज के डेट में प्रेजेंट में सुंदर पिचाई सीईओ है, ठीक है, उनके अंडर में ये चीज़ें चल रही हैं। ये तो बहुत लिमिटेड हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा बन चुका है स्ट्रक्चर आज की डेट में। ये फैमिली ट्री बहुत छोटा सा है। गूगल की न जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो आई और बंद हो गई। जैसे गूगल ने एक बहुत बढ़िया सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, पता है उसका नाम? गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, ऑर्कुट। ठीक है, ये इसका लोगो हुआ करता था। और ये ऑर्कुट प्लेटफॉर्म जो था, ये था बेसिकली गूगल, सॉरी, याहू का जो चैट रूम हुआ करता था उसका रिप्लेसमेंट। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, मतलब वर्ल्ड जो था वो ऑर्कुट पे आ गया जब ये पता चला कि ऐसा कुछ बना है। क्योंकि चैट रूम पे तो सिर्फ चैट कर पाते थे, वीडियो चैट तो पॉसिबल था नहीं उस ज़माने में। चैट हो रही है, यहाँ पर लोग पोस्ट डाला करते थे, फोटोज़ हुआ करती थी, और उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह हुआ करते थे। वीडियो यहाँ पर भी नहीं था।
जब तक ये लेके आए तब तक इनको किसी दूसरी कंपनी ने रिप्लेस कर दिया, और वो कंपनी बनी फेसबुक। फेसबुक ने क्या बोला कि भाई आप आओ, और यहाँ पर जो आप कर रहे थे ऑर्कुट वो तो करोगे ही, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए गेम भी लगा के रखे हुए हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करो। तो 2010 तक ऑर्कुट बिल्कुल ख़त्म हो गया मार्केट से। मतलब उसके ऊपर से जितना भी ट्रैफिक था, जैसे आप मान के चलो कि जब इंडिया में बंद हुआ टिकटॉक, तो टिकटॉकर कहाँ गए सारे? इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आ गए बेचारे, जैसे तैसे कर कर आ गए। वैसे ऑर्कुट का पूरा जो ट्रैफिक था वो शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और गूगल को जब देखा कि भाई हमें चलाने वाला कोई बचा ही नहीं, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया। ठीक है, लेकिन गूगल कभी हार नहीं मानता, वो एक से एक तगड़ी चीज़ें बनाता रहता है, चलाता है, देखता नहीं आ रहा बंद करो, फिर कुछ नया बनाओ। ठीक है, तो इनका एवोल्यूशन कभी एंड नहीं होता। तो फेसबुक ने बहुत कामयाबी बटोरी, और फेसबुक ने देख सीखा गूगल से कि भाई गूगल चलाता है ऐड, मैं बनाऊंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास हर वक्त चलाने वाले इतने मिलियंस ट्रिलियंस लोग अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, अब मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ एडवर्टीजमेंट। तो आप ये सोचो कि कोई तुम्हें फ्री में कोई चीज़ क्यों दे रहा है, तो यानी कुछ तो वो तुम्हें दिखा रहा है ना। यानी कि एडवर्टाइज़र एक जाके चला रहा है ऐड, और आप उसको देख रहे हो, और अगर देख के आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो, तो फिर क्या होता है, उनको प्रॉफिट आता है जो एडवर्टाइजर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म तो अपना एक एक्स अमाउंट चार्ज करता ही है, तो गूगल अपना एड से कमा लेता है, उसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम लोग देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कितने नाम पता है तुम्हें, बताओ जरा एक आइडिया, एन एवरेज कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के नेम बताओ, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही बताओ, चलो मार्केटिंग छोड़ दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। सोशल मीडिया की बात हो रही है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। यूट्यूब पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है आफ्टर गूगल। जैसे पिंटरेस्ट है ना, उसी में आता है, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे ना। चलो यार एक लिस्ट देखते हैं, हाँ वो भी उसी में आता है, सब सारे। यहाँ जाओ, हम टॉप 10 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें आप देखो कि भाई 52, ठीक है, सबसे ऊपर कौन आता है, जो बिलियंस में है। ठीक है, लेकिन फेसबुक बहुत जल्दी ना डाउन जाएगा, और ये तय है, क्योंकि आप देखो इसके बहुत नज़दीक पहुंचने वाला है यूट्यूब, और फेसबुक का मोस्टली क्राउड है वो इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, यूट्यूब, उसके बाद कौन है, किसके अंडर में आता है, फेसबुक। और ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसके अंडर में आते हैं, मेटा के अंदर में, है ना। तो फेसबुक बनाया था बेसिकली आपका, किसने नाम पता है, मार्क जुकरबर्ग, है ना। ऐसा कहा जाता है, बट रियलिटी ये नहीं, इसके बारे में कभी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इन्होंने फेसबुक बनाया, और फेसबुक के बाद में इन्होंने टेक ओवर किया इंस्टाग्राम के बाद इन्होंने टेक ओवर किया। रीज़न क्या था, क्योंकि व्हाट्सएप का कोई फेस नहीं था, दुनिया व्हाट्सएप चला रही थी एकदम आंख बंद करके, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि व्हाट्सएप आया कहाँ से लोगों के बीच में। एक कमाल का बताता हूँ, एक पैंडमिक के टाइम में आप लोगों ने एक ऐप चलाई, उसका नाम था आरोग्य सेतु, चलाया ना। गवर्नमेंट को नहीं पता वो ऐप आई कहाँ से, बस ऐप के बारे में किसी को नहीं पता था वो कहाँ से आई, कहाँ सारा डेटा गया उसका किसी को नहीं पता। और वो एक अनोनिमस ऐप लोगों के बीच में घूम कर चली गई, उसने मोदी की फोटो लगा दी। अब यार कुछ लोग होते भाई फ्री में, अगर मुझे फेम मिले तो क्या चाहिए, उन्होंने उसको एनकैश किया, लेके डेटा निकल गया, जिसका कोई ऑथेंसिटी नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए कोई ऐप अगर चला रहे हो तो पहले उसके बारे में नेट पे जाकर रिसर्च करो, भाई तुम चला क्या रहे हो। ऐसा तो नहीं कोई अनोनिमस ऐप चला के हम लोग बैठे हुए और पता बाद में कुछ लेनी देनी हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही व्हाट्सएप के साथ हर मिनिस्टर, हर लोकल पर्सन अपने सेल फोन में, स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चला रहा है। अब एक दिन संसद में ये बात उठी कि भाई कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, कहाँ हम लोग कांटेक्ट करें। तो पता चला कि भाई जब जड़ें खोदनी स्टार्ट हुई तो व्हाट्सएप तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि जिसने व्हाट्सएप बनाया वो बंदा अंडरग्राउंड, जहाँ से व्हाट्सएप चल रहा है उसका सर्वर भी नहीं, सर्वर भी किसी और का।
इसको बेसिकली क्लेम कर लिया किसने, यू आपका फेसबुक ने, और आज के डेट में ये उसके अंदर चला गया है ये। क्योंकि व्हाट्सएप पर आप अभी वीडियो वगैरह एंजॉय नहीं कर रहे हो ना नॉन स्टॉप। व्हाट्सएप आप तभी जाते हो तो चैटिंग वगैरह के लिए जाते हो, आप तो सबसे ज़्यादा कंटेंट यही कंज्यूम करते हो ना, इस वजह से। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे बड़े वीडियो आते नहीं कि आप 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देख लो, वो आती फेसबुक के ऊपर। तो इसलिए फेसबुक नंबर वन, उसके बाद में यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब कब आया, यूट्यूब आया 2005 में, फेसबुक से पहले आ चुका था, तो इसलिए फेसबुक ज़्यादा फेमस हुआ है। और 2005 में जब यूट्यूब आया था तो बड़ा ही बकवास हुआ करता है, 2008 में जाकर तो उसने थोड़ा सा मतलब चलो ठीक है सही कर लेते हैं, क्योंकि इसको टक्कर पे लाया गया गूगल की तरफ से इसके रिप्लेसमेंट में, समझ रहे हो। अब यूट्यूब भी अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, देखा जाए कायदे में, आप उसके अंदर भी जाकर पोस्ट वगैरह सब डाल सकते हो, वीडियो को डालने के साथ साथ पोस्ट पॉडकास्टिंग सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल कर दिया गया। तो ऐसे आप देख रहे हो कितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, 52, जिसपे देखो इतने बिलियन मिलियन लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जैसे ट्विटर, जैसे बात चली कि ट्विटर बिकने वाला है, तो इंस्टाग्राम ने थ्रेड लॉन्च कर दिया कि भाई हम भी चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ठीक है, टिकटॉक को जब इंडिया में बैन किया था तो सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म पहले ही बना के रेडी कर लिए, किसी ने शॉर्ट्स, किसी ने रील्स, किसी ने स्टोरी नाम दिया और लॉन्च कर दिया। टिकटॉक बंद, इधर से वो स्टार्ट। भाई यही तो होता है स्ट्रेटजी, कि भाई अगर एक चीज़ मार्केट से हट रही तो दूसरे बंदे को जगह कैसे मिलेगी। भाई अगर हम लोग कहीं लाइन में लगे हुए हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो लंबी लंबी लाइन थी, 50-50 लोग लाइन में लगे पैसे निकालने की, तो तुम्हारा नंबर तभी तक है जब आगे वाला हटेगा। तो सीधी सी बात है, लोगों ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। तो मार्केट एक नया आया ऐप जोश, सुना होगा। ठीक है, और इंडिया से बहुत तगड़ा ट्रैफिक था उसके ऊपर, जोश के ऊपर। और इन सब के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना एम एक्स, टकाटक। हाँ हाँ, एम एक्स प्लेयर था, बाद में उसने टकाटक अपना बनाया, और आज की डेट में प्रीमियम वेब सीरीज वो लॉन्च करवाता है इंडिया में। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारी अगर मूवीज जब आप देखते हो थिएटर में बिगनिंग में, तो जब जहाँ पर आपको क्रेडिट्स आते हैं वहाँ पर एम एक्स प्लेयर का नाम अपना अलग से डेडिकेटेड आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये वी चैट बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा था, लेकिन ये कभी उतनी सक्सेस गेन नहीं कर पाया जितना व्हाट्सएप को मिली। और आज के डेट में व्हाट्सएप के ऊपर आपको स्पॉन्सर ऐड आने स्टार्ट हो गए, आपने नोटिस किया होगा, तो स्पॉन्सर एड्स हमें व्हाट्सएप पर भी आते हैं। क्योंकि आपका व्हाट्सएप जो होता है ना मोबाइल की टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग से ज़्यादा पावरफुल है। आप सुबह सबसे उठ के क्या करते हो, हर बंदा उठ के बस स्लाइड डाउन करके देता है नोटिफिकेशन क्या है, कोई मैसेज तो नहीं है ना। हाँ, क्योंकि बैंक को ही पता है ना कि भाई क्या करना है। आज के में आप ट्रांजेक्शन करो तो व्हाट्सएप बैंकिंग के नाम से डेडिकेट स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, कि आप सब कुछ व्हाट्सएप, अभी इवन जितने भी आपके ये डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ये सब व्हाट्सएप पर ही एक्टिव है आज की डेट में। ठीक है, आप सीधे वहीं से अपना सारा बिल पे करो, वहीं पे कॉल टू एक्शन रहते हैं, व्यू स्टेटमेंट, डाउनलोड योर बिल, पे योर बिल, इस तरह के सारे आपको ट्रिगर्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो प्लेटफॉर्म के अंदर लिटिल बिट कलर का चेंजेस है। ठीक है, बाकी काम सारी चीज़ें वही कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो फेमस हो चुकी हैं उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। तो ट्विटर सिर्फ इंडिया में बैन हुआ कि वर्ल्ड वाइड हर जगह चल रहा है इंडिया को छोड़ के, जो कि चाइनीज सर्वर था, इस वजह से इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया। चलाते लोग उसको प्रॉक्सी वगैरह लगा के चला लेते हैं, सब यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। बट वीपीएन, वीपीएन वही होता है, प्रॉक्सी उसको वही बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बट कोई फ़ायदा है नहीं, जब कोई चीज़ अगर आपकी सीधे सीधे तरीके से नहीं अवेलेबल तो मत चलाओ उस चीज़ को। अब जैसे ये देखें ना, इसको बोलते हैं फ्लिकर। ये फ्लिकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग फोटोग्राफ अपनी अपलोड किया करते थे। हाँ, तो यहाँ भी लोग जाके पोस्ट डालते हैं। अब पहले लोग अपनी पसंद डाला करते हैं, अब ये कुछ अपना इस तरह का चलता है, उस पर ज़्यादा लोग अवेलेबल है नहीं। तो इस तरह के सो मैनी प्लेटफॉर्म। तो हमें सर्च इंजन पता चला कितने सारे सर्च इंजन होते हैं। अब इस समय फोकस करने वाली चीज़ पर आते हैं ज़रा, वो क्या है। गूगल, जैसे आज इसका कुछ स्पेशल है तो वो हर दिन को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर। कितने लोगों ने आई एम फीलिंग लकी आज तक चला के देखा। नहीं आता, क्या बात है, जब से गूगल आया तब से आई एम फीलिंग लकी अवेलेबल है। कंप्यूटर पे तो आता ही है। ऐसा कुछ नहीं है,
फ़ोन पर आपको डायरेक्ट सर्च मिलती है, उसमें नहीं आता है, ये डेस्कटॉप पे मिलता है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे जब आप काम करो तो आपको ये हमेशा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे लेके एंटर करते हैं, गूगल सर्च का बटन भी नहीं दबाना पसंद करते, है ना। चलो आज आई एम फीलिंग लकी के अंदर चलते हैं, इसमें क्या आता है। गूगल्स के जितने भी डूडल्स होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये देख रहे हो गूगल कितनी जगह पर डेडिकेटेड अलग अलग तरीके से ऑपरेट हो रखा है, कुछ पता चल रहा है। हम गूगल जो चलाते थे कभी एक ज़माने में 2008 तक वो वर्ल्ड वाइड एक था। आज गूगल के इतनी कंट्रीज़ में अपने अलग अलग जगह पर अपने डेडिकेटेड डोमेन है। जैसे गूगल इंडिया हम चला रहे हैं, जब आप गूगल पर आओगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर नीचे लिखा आएगा फ्रॉम, यानी कि जो आपको डेटा मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी आप सर्च कमिट कर रहे हैं वो इंडिया की सर्चेज है। अगर आपको यूएस की चाहिए तो आप यूएस लिख दो गूगल, तो आप यूएस में सर्च कर पाओगे। लेकिन इंडिया से यूएस में सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। चलो ट्राई करते हैं गूगल यूएस। इनका आता है अपना एक प्रीफिक्स, शायद देखते हैं चेंज इन्होंने किया है क्या नहीं। होगा यहाँ से मैप से मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो यूएस हमारा यहाँ कहीं आता है, तो यहाँ पर आप देखो हर जगह पर इन्होंने अपने अलग अलग डूडल्स चलाए हुए हैं। ये आ गया गूगल यूएस है। तो अब आप यूएस में इस वक्त, ठीक है। यहाँ देखो इंडिया नहीं आ रहा ना, चला गया ना इंडिया। तो ऊपर देखो यहाँ पे गूगल लोकेशन क्या है, यूएस। हर कंट्री की इनके भी अलग है, ठीक है। अगर आप यूके में चलाओगे तो यूके गूगल आपका अलग आएगा, यूएस में चलाओगे तो आपका अलग आएगा। अब हो सकता है कि आज हम लोग इंडिया में अगर चला रहे हैं गूगल को तो हमारे यहाँ पर डे ये वाला सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा रहा है, राइज ऑफ द हाफ मून, ठीक है। और अगर यहाँ हम लोग जाएँ तो हर कंट्री में हर दिन कोई ना कोई अपना स्पेशल डे होता है। आप बस यहाँ जाओ, अपना जाके सेट कराओ, तो तुम्हारे बर्थडे पर गूगल स्पेशल तुम्हें ग्रीट करेगा, तुम्हारा बकायदा डूडल बना के। तो मैं लकी हूँ यार, उसका नाम ही है, आई एम फीलिंग लकी, गूगल मेरे लिए कुछ बना रहा है। ट्राई करो, उसको डालो स्क्रीनशॉट पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट करो, ठीक है। तो ये कभी तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, चला के दो। चलो मतलब क्लास का फ़ायदा हो रहा है, कुछ तो अलग सीख रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, इधर आते हैं। तो यहाँ देखो दिसंबर 17 गूगल ने एक सेलिब्रेट किया था हा लॉन्ग डे, तो बेसिकली यहाँ का नहीं था, ये बेसिकली बाहर का है। तो यहाँ पर आप वो हर एक किस दिन कहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे ये वियतनाम को डेडिकेटेड है, तो वियतनाम का इन्होंने बनाया, ठीक है। हर दिन का आपको अलग अलग मिलता है यहाँ पर। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। हम लाइब्रेरी पे चल रहे हैं ज़रा एक बार और देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। तो 18 को क्या सेलिब्रेट किया गया किस कंट्री में, आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर ओमान में क्या सेलिब्रेट हुआ, यहाँ पर क्या सेलिब्रेट हुआ मोरक्को में। तो हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक, ताकि वहाँ के बंदे को कुछ स्पेशल पर्सनलाइज फील हो ना, एक्सपीरियंस। अब जैसे आप देखते हो कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है, बर्थडे से एक दिन पहले या सेम डे पर आपको ना जिस भी स्टोर से आप परचेजिंग करते हो कस्टमाइज मैसेज आता है ना। और आपको ऑफर जनरेट करके देते हैं कि भाई ताकि बंदा शॉपिंग करने के लिए स्पेशली वहाँ जाए। तो इससे क्या होता है, अगेन एक फुटफॉल जनरेट होता है। तो हर कंपनी आज की डेट में क्या करती है, कैश काउंटर जब बिलिंग के लिए जाते हो वो एक आपका एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए, ताकि आपको बेटर तरीके से जाने वो लोग क्लोजली कि आपकी एनिवर्सरी कब आती है, आपके बर्थडे कब है ना। ताकि आपको कस्टमाइज आपको ऑफर बना के दिया जाए। अभी वो कस्टमाइज ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो काउंटर बंदा बैठा वो आपके लिए एक मैसेज कर रहा है, नहीं, ऑटोमेशन है। उनके पास एक सिस्टम रहता है, उसके अंदर डाल दो, वो अपना एक कोड बना के यूनिक से आपको भेज देगा खुद से। नहीं तो कितना याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेवलपर्स का काम आ जाता है, सेल्स फोर्समेंट होते हैं अलग अलग तरह के जिसका हम यूज़ करते हैं और वहाँ से काम हो जाता है। तो ये देख लो हर कंट्री के अंदर किस किस दिन पे क्या सेलिब्रेट किया गया है, यहाँ पर आपको मिलती जाएंगी चीज़ें। जैसे भी बीच में यूएस में चल रहा था ना वोटिंग का, देखो उस दिन वहाँ पे कुछ ऐसा था डूडल। तो इसकी एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम है, ठीक है, हर कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से सब जगह के बनाए जा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, यूएस का अगर बनेगा तो यूएस का टेस्ट यूएस के वाले लोग जानेंगे ना,
यहाँ वाले बंदे को थोड़ी ना पता होगा, पता चला कुछ भी बना के दे दिया वहाँ पर, है ना। तो हर जगह की टीम डेडिकेटेड इन्होंने अलग बनाई हुई है। अपना डूडल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ जाके अपने कस्टम खुद बना भी सकते हो, जैसे कि हाउ आर डूडल्स मेड। इसकी पूरी आपको एक जर्नी मिलेगी, कितना इसके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं तब जाके एक डूडल बन के तैयार होता है। ऐसा नहीं कि एकदम बन गया, और जब भी बनाते हैं बड़ा यूनिक सा बनता है, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, अपने कलर में ही प्ले करते हैं इस तरह से चीज़ें। तो ट्राई करके देखना, ये बड़ा यूनिक सेक्शन है इनका क्रिएटिविटी का। पर यूएस पीपल ना बहुत डम होते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। जस्ट बिकॉज इंग्लिश बोलते हो, ये नहीं कि तुम बहुत ही तेज हो, तुम डम हो बहुत। मुझे ऐसा फील होता है, बहुत डम लगते हैं मुझे लिटरली। एक कहावत बहुत पहले बनी, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ नॉलेज। हाँ एग्जैक्टली। वो क्यों बनी? हमारा यहाँ का इंडिया का बंदा ना, अगर उनके कंपैरेटिवली एवरेज में देखा जाए तो बहुत नॉलेजेबल होता है। अब कभी जब मैं टेक में था ना, तो मेरे पास बंदा कॉल करता है और कहता है कि भाई मैं धूप में अपना देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई सर आपका डिस्प्ले टाइप क्या है, TFT, तो कैसे देख पाओगे, वो तो अपने सामने रख के नहीं दिखता। तुम धूप में देख रहे हो डे लाइट में बैठ के उसको, तो लैपटॉप बाहर क्यों चलाना था रख के? उसको अंधेरे में चलाओ। क्योंकि जब डिस्प्ले बनने स्टार्ट हुई लैपटॉप का, TFT, LED, LCD, LED इस तरह से बनने स्टार्ट हुई। TFT डिस्प्ले आपको पता होगा, पहले के फ़ोन जो होते थे ना, सामने देखो तो दिखेगा, अगर साइड से कोई देखो तो कुछ नहीं दिखता था। उसमें सीक्रेट पहले से डल के आया था कि भाई साहब कोई तुम्हारी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता, लेफ्ट राइट वाला। और इतने डम होने के बाद भी इतनी ऑडेसिटी है उनके अंदर, उनको लगता है उनसे स्मार्ट कोई नहीं है, बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऐसे ही है बस। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक, बस उन्हें ये सिखा देंगे कि हम वर्ल्ड पावर है, बस। तो यानी कि हम सुपीरियर, तो उन्हें वो वाला कॉम्प्लेक्स हो रखा है और कुछ नहीं। तभी तो यार हर कंपनी का टेक ऑफिस अगर आप देखोगे, सपोर्ट ऑफिस देखो, तो वो इंडिया में क्यों बनाया गया? क्योंकि एक इंडिया के लोग हैं जो हर तरह के बंदे को हैंडल कर लेते हैं। बाकी लोगों को इतना पेशेंस नहीं है भाई। और ऐसा भी नहीं कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं, कुछ एक्स्ट्रा जीनियस लोग हैं वहाँ पर। तो यूएस का जो बेसिकली मेन गेम चलता है, वो चलता है कि वो अपना काम करने में बिलीव नहीं करते, वो करवाने में बिलीव करते हैं। दैट्स वाई दे आर लीडर। और हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि हम काम खुद करने बिलीव करते हैं, करवाने की जगह। एक एग्जांपल समझो, एक मिडिल क्लास आदमी की सोच क्या है? अगर अगर मैं घर में मेड लगा लूँगा तो यार मेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे बचाओ, ठीक है। ये पेरेंट्स नहीं समझेंगे तुम्हारे, लेकिन अब तुम अगर बड़े होगे तो तुम इस चीज़ को समझोगे। जैसे हम कहते हैं यार, एक बंदा मर्सिडीज बेंज लेके गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के जा रहा है, पागल है इतनी महंगी गाड़ी लेके। भाई वो उतनी देर में उतनी डील कर ले रहा है, ऐसे 10 मर्सिडीज खरीद लेगा। अगर वो गाड़ी खुद चलेगा तो क्या फोकस करेगा वो अपने काम के ऊपर? यानी कि बंदा जब घर से निकला, जब वो नहा भी रहा होगा, तब भी भाई साहब अपनी प्लानिंग करोगे, मुझे डे का प्लान करना है क्या आज। तो इसलिए अपने आप को छोटी चीज़ों में व्यस्त रख के बड़ी चीज़ों की तरफ देखो। विजन आपके हमेशा बड़े होने चाहिए, ना कि ये कि मैं 10 रुपये कैसे बचाऊँ। भाई जो काम तुम 2,000 वाला खुद कर सकते हो, तो 200 रुपये वाला दे के किसी और से करा लो। तुम उस 200 रुपये काम के चक्कर में 2,000 वाला काम भी डिस्टर्ब करो, तो उससे क्या ही फ़ायदा? तो कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, ये तो जैसे आस पड़ोस के लोग ये होता है ना, चुगलखोरी वाली आदत, भाई यार इनका तो सारा सामान ब्लिंकिट से आता है, इतना हर बार पे इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना है। अरे भाई मैं क्यों जाऊँ धक्के खाने, मेरे पास है, मैं नहीं जाना चाहता, तू जा भाई। कहता बच्चे जी मार्केट चलते हैं, मैं नहीं जा रहा। भाई मेरे को यार सीधी सी बात है, मैं 10 मिनट लिख के अगर बैठ के अगर अपना कोई कोड करता हूँ, मेरे को 10,000 रुपये सीधे होते हैं, तो मैं क्यों जाऊँ 10 मिनट बाहर खराब करने अपने? भाई मेरे को ज़रूरत होगी मैं तब जाऊँगा ना, ऐसे में क्यों जाऊँ? तो अपने टाइम की वैल्यू समझो। देखो पैसा कमाया जा सकता है, टाइम नहीं कमाया जा सकता। तो टाइम, अगर आज हम लोग जो कॉन्वर्सेशन करें, जो चीज़ें समझ रहे हैं, टाइम का सबसे छोटा हिस्सा मिली सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड। हम तो जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए ना, तो हमने क्या सीखा भाई, टाइम कितना तेज़ी से गुजरता है। और वही चीज़ अगर एग्जाम में तुम्हें सब कुछ आता है, टाइम बहुत कम है, वही चीज़ तुम्हें एग्जाम में कुछ 3 घंटे कैसे ख़त्म होंगे समझ नहीं आता। तो यही है टाइम की वैल्यू, कि जिसको पता है ना कि उसको यूटिलाइज कैसे करना, उसको लगेगा ये अब भी बहुत कम है। और नहीं तो कहते अरे कल करेंगे आराम से। तो कल वाला सिस्टम बड़ा ख़राब है, कल कभी नहीं आता है। इसलिए एक दोहा लिखा गया हिंदी में, कल करे सो आज करे। एग्जैक्टली exactly, है ना। तो किसने लिखा था ये? कबीर ने। कबीर। कबीर ने, रहीम ने। सही है, कबीर का ये।
अरे यार देखो, हम लोग हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान का अपना बैकग्राउंड इतना पुअर है ना कि हमें ये नहीं पता होता है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता वंदे मातरम किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, फ्लैग को किसने बनाया। जब अपना खुद का बैकग्राउंड नहीं जानते, दूसरे को जानने का हम क्या करेंगे ये बताओ। हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए? कुछ नहीं। हम बस पढ़ के आए सिर्फ पास होने के लिए। हम पढ़ के नहीं आए सीखने के लिए। ये प्रॉब्लम है। चीज़ों का अर्थ समझो, हर चीज़ का एक मतलब है। और जैसे फ्लैग में तीन ही कलर क्यों है, और तीन कलर में सबसे ऊपर कलर कौन सा आता है, ऊपर जो रखा है क्यों रखा है? क्या जानने की कोशिश की? क्या कभी स्कूल में टीचर से पूछा? नहीं पूछा। मैं पूछता था, मार खाता था। फिर मैंने समझाता था इसका ये मतलब है। भाई सीधी सी बात है। चीज़ वो पूछो, फिर तुम्हें पता तो कि सामने वाला बंदा तुम्हें बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, पता चला बहका दिया। है ना? तो हर चीज़ का एक मतलब है। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, ग्रीन या केसरिया? क्यों होता है? है? मुझे इतना पता है व्हाइट डिनोट्स पीस, बाकी का नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अगर आपको राइज करना हो, ठीक है, तो जब राइज की बात आती है तो यानी कि लिफ्ट अप की बात आती है ना। तब सूरज जब निकलता है सबसे पहले तो क्या होता है उसका रंग सुबह? केसरी रंग होता है ना, ठीक है। और जब वो छुपता है तो ग्रीन, यानी कि आपके जो जंगल्स होते हैं पहले, अब तो ये सब उजड़ गए, पहले की जो जिस फिलोसफी को ध्यान में रख के बनाया गया था वो ये थी। तो ग्रीन कलर सबसे नीचे, क्योंकि हम धरा की बात करें, बेस। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हो आसमान की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को सोच के डिज़ाइन किया गया था इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच और बना दिया। तो जैसे बहुत बाद में जाके लोगों को पता चला कि हम इंडियन क्यों हैं, इंडिया नाम क्यों है ना। इंडिया का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ इंडिया। आप जो इंडिया जानते हो शॉर्ट में जानते हो, ठीक है। ये है इंडिया, ना कि वो चीज़ जो हम समझते हैं शॉर्ट में कि भाई इंडिया भारत। जनरल नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, कोई बात नहीं, वही एक्सरसाइज।